गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री को। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 1 से 2 मिनट। देखो, इस सीरीज में जो हम कॉन्टेंट को यूज करने वाले हैं, लूसेंट के जितने पॉइंट हैं उन सभी को कवर करेंगे और साथ ही साथ जितने हो सकेंगे हम एडिशनल पॉइंट को यहाँ पर ऐड करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक और पॉइंट ये भी है कि लूसेंट का बुक जो है वो थोड़ा सा बोरिंग है, वहाँ पर कंटेंट का कोई कमी नहीं है। अगर आप बीपीएससी का प्रीलिम्स तक का भी पढ़ाई करना चाहते हो तो लूसेंट आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन वहाँ पर क्या है ना, वो एक जो बुक का फॉर्मेट है वो एक तरह का बोरिंग जैसा है, कुछ पेज पढ़ने के बाद आपको बोरियत वहाँ पर फील होने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एट्रैक्टिव इमेज और मैप का यूज करके हम जितना हो सकेगा क्लास को एट्रैक्टिव करने का कोशिश करेंगे यहाँ पर इस सीरीज में। और इसके अलावा हम इस पूरे सीरीज का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे और वो कहाँ पर मिलेगा उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगले वीडियो में। और इसे बनाने में हमें काफ़ी मेहनत भी लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमको उम्मीद यही करते हैं कि हो सके तो आप इसको थोड़ा शेयर कर देना। तो आज के सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री, वहाँ का सबसे पहला टॉपिक होगा सल्तनत पीरियड। यहाँ से हम हर एक कड़ी को जोड़कर पढ़ने वाले हैं। तो सल्तनत पीरियड को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा भारत के आसपास में जितने सारे देश हैं वहाँ का स्टेटस देख लेते हैं, क्या स्थिति था वहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो इस्लामिक कैलिफेट का शासन, ये जो आपको यहाँ से देख रहा है कलर वाला ये एरिया, सभी में था इस्लामिक कैलिफेट का शासन। और इसी में से एक कमांडर को दिया एक टारगेट कि जाओ इंडिया का इन्वेजन स्टार्ट करो। ठीक है, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो अब जो है हम लोग मुस्लिम इन्वेजन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो भारत में अरब ने पहले आक्रमण किया, फिर उसके बाद तुर्क ने आक्रमण किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब के बारे में। यहाँ पर जो सबसे पहला था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो इस्लामिक कैलिफेट की तरफ से आया था। इसने जो है ना सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध को देख लो इस नक्शे में, यहाँ पर है सिंध का लोकेशन और ये रहा बॉर्डर। यहाँ तक जो है इधर कैलिफेट का शासन था, मुस्लिम कैलिफेट। तो यहाँ पर जो है ये सिंध पर किसने कब्जा किया, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में। और इसके बाद यहाँ पर ये सिंध बन गया कैलिफेट का हिस्सा। ठीक है, एक मुस्लिम शासित राज्य बन गया। और इसके बाद क्या होगा, समय बीतेगा, फिर यहाँ पर देख सकते हो इस नक्शे में कि इसका एक्सपेंशन और ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल एशिया में भी ये फैल चुका है, यहाँ पर इस वाले एरिया में। और समय के साथ क्या हुआ, यहाँ पर जो इसका जो खलीफा था वो यहाँ सेंटर से इसको कंट्रोल कर रहा था। तो आहिस्ते आहिस्ते टेरिटरी बढ़ने के कारण यहाँ पर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र अलग हो गए, ये अलग, इस तरह से काफ़ी टुकड़े में ये बढ़ गए। और इसी में से एक अंपायर था गजनी में। ठीक है, और वहीं के शासक थे मोहम्मद गजनवी। तो गजनी का लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो ये गजनी का लोकेशन है, यहीं से इसने आक्रमण शुरू किया था। तो मोहम्मद गजनी का इन्वेजन 998 से लेकर 1030 के बीच में चला था। और इसमें जो है सुल्तान महमूद जो गजनी का शासक था, उसने 17 टाइम्स भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से काफ़ी वेल्थ को लेकर वापस गजनी चले गए। ऐसे वो आते थे शासन को स्थापित करने के लिए, लेकिन यहाँ से भी उसको काफ़ी रिटेलिएशन मिले जा रहे थे। तो इस वजह से वो यहाँ पर रह नहीं पाए, लेकिन यहाँ से लूट कर काफ़ी सामान लेके चले गए। इसके बाद इसमें जो सबसे फेमस इसका जो आक्रमण है वो है 1025 का, जिसमें इसने टेम्पल सोमनाथ पर अटैक किया। ठीक है, और इसको फिर यहाँ पर 1026 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब देखते हैं सेकेंड तुर्किक इन्वेजन को। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने सेकेंड तुर्किक इन्वेजन किया भारत का। तो देख लो पहले कि मोहम्मद गौरी बेसिकली था कहाँ से। यहाँ पर देख सकते हो गजनी ही टूट कर बाद में घुरिद एम्पायर में कन्वर्ट हो गया और इसका एम्पायर यहाँ तक फैल गया था बाद में। तो इसमें देखो कि इसने 1175 से लेकर 1206 तक भारत पर राज किया। तो इसमें देख सकते हो कि मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया। ही मे बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो बेसिकली इसको फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया ये भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी ने भारत पर आकर आक्रमण किया और यहाँ पर इस्टेब्लिश किया शासन। अब देख लेते हैं हम रीजन क्या थे इसके सक्सेस का रीजन, कि तुर्क यहाँ पर आए, यहाँ पर जीते और यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए। इसके पीछे का रीजन क्या था, तो यहाँ पर देखो राजपूत के बीच में यूनिटी का काफ़ी कमी था, लैक ऑफ यूनिटी। और ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं करते थे और डिवाइडेड थे काफ़ी सारे राज्य में।
यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था कि एक शासन के अंदर में सारे राज्य काम कर रहे हैं, सभी अपने अपने राज्य पर कंट्रोल कर रहे थे और बिखरे हुए थे और आपस में खुद में लड़ रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हो कि राजपूत किंगडम्स वेयर स्मॉल एंड स्कैटर्ड, छोटे छोटे थे और अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा का शासन था। और तुर्क जो है, तुर्क वेयर बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड टुक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द राजपूत्स। आपस में किसी में भी कोई समझौता नहीं था और इसका फायदा उठाया किसने? तुर्क ने, और यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपना शासन इस्टेब्लिश किया। इसके पीछे कारण यही था कि यहाँ पर तुर्क को सक्सेस मिला। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देख लो कि 1206 में क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हो जाएगा। तो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पर देख सकते हो इसमें कि मोहम्मद गौरी 1175 से स्टार्ट किया अपना इन्वेजन और यहाँ पर 1206 तक ये यहाँ पर रहा भारत में। और इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद यहाँ 1206 से इसने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और यहाँ के वो शासक बन गए। तो बेसिकली यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा आपको स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक। इसके बाद इसका अंत होगा, फिर आएगा यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी, ये चलेगा 1290 से लेके 1320 तक। और इसके बाद तुगलक 1320 से लेके 1414 तक। और फिर सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 51 तक। और लास्ट वाला 1451 से लेके 1526 तक चलेगा आपको लोधी वंश यानी कि लोधी डायनेस्टी। और इसके बाद इसको हटाकर मुगल भारत में अपना सत्ता स्थापित कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी को। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और जितने सारे पॉइंट हैं लूसेंट के बुक में उन सभी को कवर करेंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाले हैं और सभी कड़ी को जोड़ कर पढ़ेंगे और सभी राजा को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो स्लेव डायनेस्टी देखो यहाँ पर 1206 से लेके 1290 तक चलने वाला ये डायनेस्टी। और इसके जो फाउंडर हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका शासनकाल आपको मिलेगा 1206 से लेके 1210 तक यानी कि 4 साल के लिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी जो है इसी का ये एक स्लेव था जिसको परचेज किया था मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को और बाद में इसको गवर्नर बना दिया। अगला पॉइंट यहाँ पर कि मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद यहाँ पर ऐबक हिंदुस्तान वाले पोर्शन का यहाँ पर खुद शासक बन गया और जो अफगानिस्तान में था गौरी का अंपायर, वहाँ पर इसके सक्सेसर गद्दी पर बैठे और यहीं से जो है ना स्लेव डायनेस्टी का 1206 में शुरुआत हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि और इसके बाद ये जो 1210 में है पोलो खेलते वक्त इसकी मौत हो गई घोड़े से गिर के। तो बेसिकली यही था कुतुबुद्दीन ऐबक का कहानी कि 1206 में ये बना और 1210 में मर गया। और इसने क्या क्या काम किए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके काम के बारे में। तो इसने सबसे पहले 2 मस्जिद बनाया, एक का नाम था कुव्वतुल इस्लाम जो दिल्ली में था और एक का नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में इसने बनवाया। और इसका सबसे फेमस जो है वो है कुतुब मीनार दिल्ली में। इसने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया बस और बाद में जाके इल्तुतमिश इसको कंप्लीट करेगा। और जो कुतुब मीनार था ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसको बनवाया गया था। तो ये रहा आपके सामने कुतुब मीनार और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो ये कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर देख लो ये मॉस्क है, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है ये, जिसके बारे में हम आपको अभी चर्चा करके बता दिए हैं, दिल्ली में यही है। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। इसके बाद यहाँ पर देख लो आयरन पिलर है 2 नंबर का इसके बीच में। और ये तो कुतुब कॉम्प्लेक्स है ना। और यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये तो कुतुब मीनार हो गया 3 नंबर वाला। और यहाँ पर ये जो 5 नंबर है ना ये है अलाई मीनार। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ये क्या है, इसको कौन बना रहा था, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले। और यहाँ पर इसका नाम है अलाई दरवाज़ा। और यहाँ ऊपर में 6 नंबर पर मिलेगा आपको इल्तुतमिश का टॉम्ब यानी कि कब्र उसका। तो अब हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो देख लो इसके बारे में, इसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश पूरा नाम था। तो इसने शासन लंबे समय तक किया। और ये देख लो ये भी एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, ही वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का। तो यानी कि इसीलिए इसका नाम क्या है, स्लेव डायनेस्टी है कि यहाँ पर देखो जितने सारे शासक बन रहे हैं वो स्लेव ही बन रहे हैं। और ये जो है ना 1211 में दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया।
आराम बख्श को हटाकर। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अब देख लेते हैं कि ये जो है ना एक कैपेबल रूलर थे और इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, इसने शासन को एक अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया दिल्ली में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो कैपिटल था पहले वो था लाहौर, तो उसको इसने किया दिल्ली शिफ्ट। तो दिल्ली कैपिटल करने वाला यहाँ पर शासक कौन है? इल्तुतमिश है। ये भी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान से बचाया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है ना ये ईरान वाले क्षेत्र का शासन है। वहाँ पर मंगोल ने आक्रमण किया और उसको जीत लिया, और वहाँ के शासक भागकर दिल्ली आए और शेल्टर मांग रहे थे कि हमको यहाँ पर रहने का परमिशन दे दो। तो इसने यहाँ पर इल्तुतमिश ने इसको मना कर दिया, क्योंकि यहाँ अगर इसको यहाँ पर शरण मिल जाता तो फिर चंगेज खान दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर देता। इसने यहाँ पर 2 कॉइन, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था टांका और जीतल। इसने और अच्छे से किया, ऑर्गेनाइज किया इक्ता सिस्टम को। इक्ता सिस्टम आपको पता होगा कि ऑफिसर सबको सैलरी के बदले में ज़मीन दे देना और उसका जो रेंट वगैरह होता था उससे वो अपना सैलरी वसूल करता था। और इसने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छा किया और आर्मी को। और इसने एक ग्रुप बनाया जिसको चालीसा बोलते हैं, चालीसा दल बोलते हैं हिंदी में इसको। यहाँ पर जो है ना ग्रुप ऑफ 40, यहाँ पर 40 लोग, 40 तुर्क थे जिसका ग्रुप बनाया। ये काफ़ी बड़े बड़े नोवेल थे, इसका ग्रुप, इसको चालीसा बोला गया। और इसका काम यही था कि ये राजा को यहाँ पर सजेशन दे अलग अलग मैटर पर। और बाद में इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा किया। अब पढ़ते हैं इसके सक्सेसर के बारे में। तो यहाँ पर देखो रुकनुद्दीन 1236 में यहाँ का शासक बना। तो ये शासक कैसे बना इसके बारे में जान लेते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने सक्सेसर के तौर पर रजिया सुल्तान को चुना, लेकिन यहाँ पर कुछ और चल गया काम। जैसे इल्तुतमिश के बेटी का नाम था रजिया सुल्तान और दूसरी वाइफ से एक बेटे का नाम था रुकनुद्दीन, जो यहाँ पर लिखा हुआ आपका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये तो उत्तराधिकारी है रजिया सुल्तान, लेकिन कुछ लोगों के मदद से, जो नोवेल थे 40 चालीसा दल, उसकी मदद से यहाँ पर इसकी माँ ने इसको गद्दी पर बैठा दिया रुकनुद्दीन को, और यहाँ पर रजिया को हटा दिया। तो वही काम हो गया कि अभी जो हाउस ऑफ ड्रैगन्स में जो काम हुआ था वो काम यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर क्वीन को ना रानी बनाकर अपने बेटे को राजा बना देते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर देख सकते हो कि रजिया ने फिर इसको हटा दिया। यहाँ पर देखो अब थोड़ा सा मैप को, इधर देखो यहाँ पर मंगोल आ चुका है, ऊपर में मंगोल है, ये भी मंगोल है। यानी कि मंगोल के जो है ना वंशज आगे जाकर टूट गया अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन थे वो मंगोल ही। ये मंगोल है, ये मंगोल है, ये भी मंगोल है। तो यानी कि यही वाला क्षेत्र यहाँ पर बचा हुआ है सिर्फ, और सबको मंगोल जीत चुका है। और यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत का शासक, यानी कि सलेब वंश का यहाँ पर शासन है। अब देखते हैं हम रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 से लेकर 1240 के बीच में इसका शासन है। तो इसमें देखो इल्तुतमिश ने नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज ए सक्सेसर। तो वही हम आपको वहाँ पर बता रहे थे कि रजिया को यहाँ पर अपने सक्सेसर के तौर पर इल्तुतमिश ने चुना, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि नोवेल प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, रजिया गॉट द रीड ऑफ रुकनुद्दीन एंड असेंडेड द थ्रोन। और यहाँ पर आगे देख सकते हो, सी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया। यानी कि भारत पर शासक जो है पहली और आखिरी महिला यही है रजिया सुल्तान। अब कहीं पर देखोगे आप सुल्ताना लिखा रहेगा इस तरह, सुल्ताना। सुल्ताना का मतलब होता है कि राजा की वाइफ, लेकिन ये खुद में राजा थी। ठीक है, तो इसको भी हम सुल्तान ही बोलेंगे, रजिया सुल्तान, इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद देखो क्या हुआ कि जनता में तो काफ़ी पॉपुलर थे, यानी कि लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे थे रजिया सुल्तान को। लेकिन यहाँ पर जो बैठे थे चालीसा दल, वो 40 लोगों के जो एक ग्रुप थे ना, जो सजेस्ट कर रहे थे, सजेशन देते थे राजा को पहले इल्तुतमिश के समय, वो अब यहाँ पर इसको हटाना चाह रहे थे रजिया सुल्तान को। वो नहीं चाह रहे थे कि हम किसी महिला के अंदर में काम करें। याकूत यहाँ पर राइट हैंड मैन था, डिफेक्टो मिलिट्री जनरल था, यानी कि इसके साथ ही रहता था, और लॉयल और ट्रस्टेड सर्वेंट भी था रजिया सुल्तान का। ये सब देखकर वो 40 जो दल थे उसका और मूड खराब हो गया। इसके बाद देखो क्या हुआ, रजिया वेंट टू लाहौर एंड पुट डाउन द रिवोल्ट। काफ़ी सारे रिवोल्ट हो रहे थे, उसको
वहाँ पर शांत करने के लिए रजिया अपने दिल्ली से निकले और उसको शांत किया। ऑन द वे बैक याकूत वाज मर्डर्ड, याकूत को मार दिया गया। और आगे जाकर गवर्नर ऑफ भटिंडा जो था उस समय, उसका नाम था अल्तुनिया, उसने रिवोल्ट कर दिया किसके खिलाफ? रजिया सुल्तान के खिलाफ। और यहाँ पर रजिया को कैप्चर भी कर लिया और उसको जेल में डाल दिया मुल्तान में। उसके बाद क्या किया कि रजिया ने एक प्रपोजल रखा कि आप हमसे शादी कर लो और हम दोनों मिलकर दिल्ली पर राज करेंगे। तो इसको मान लिया और यहाँ पर जो है अल्तुनिया को भी अच्छा ऑप्शन था ये कि हम भी दिल्ली पे बैठ कर राज करेंगे अपनी वाइफ के साथ। दोनों ने शादी कर लिया कि यहाँ पर ये सोच के रजिया ने शादी किया कि इसका सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर हम यहाँ पर जो चालीसा दल था ना, उसका जो रिवोल्ट चल रहा था उसको भी हम क्रश कर देंगे। इसके लिए इसने इससे शादी कर लिया। और आगे जाके 1240 में रजिया बिकम द विक्टिम ऑफ द कॉन्स्पायरेसी एंड वाज असैसिनेटेड नियर कैथल हरियाणा। और षड्यंत्र के जरिए रजिया सुल्तान को 1240 में मार दिया गया कैथल में, जो हरियाणा में मौजूद है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है रजिया सुल्तान और ये है याकूत। अब हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान के बाद क्या यहाँ पर चल रहा था। इसके बाद अगला शासन जो आने वाला है ये रहेगा बहराम शाह का। 1240 से 1242 के बीच तक ये शासन रहेगा इसका। और ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काउंसिल गद्दी पर बैठा रहे थे, जब मन हो रहा था हटा दे रहे थे, इस तरह का शासक था ये सब। तो इसीलिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में उतना पढ़ना भी नहीं होता। तो यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर रजिया के बाद यहाँ पर इल्तुतमिश का थर्ड सन यानी कि तीसरा बेटा बहराम शाह ये पुट ऑन द थ्रोन बाय द पावरफुल टर्किश काउंसिल। तो यहाँ पर काउंसिल ने इसको गद्दी पर तो बैठा दिया। और इसके बाद क्या हुआ, मसूद शाह 1242 से 46 के बीच में, ही वॉज द सन ऑफ रुकरुद्दीन। ये रुकरुद्दीन का ये वही रुकरुद्दीन है जिसको रजिया सुल्तान ने गद्दी से हटा दिया था। मसूद शाह ये गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन इसको बाद में जाकर बलबन ने और नसरुद्दीन महमूद की माँ जो भी थी उसने क्या किया, इसको देखो यहाँ पर मलिकाए जहाँ भी कहते थे, इसको गद्दी से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया और इसको न्यू सुल्तान घोषित कर दिया। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर आया रजिया के बाद बहराम शाह जो रजिया का ही भाई था एक। इसके बाद यहाँ पर आया मसूद शाह जो रुकरुद्दीन का बेटा था, यानी कि रजिया सुल्तान का भतीजा था ये। और इसको हटाकर यहाँ पर बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को न्यू सुल्तान दिल्ली का बना दिया। लेकिन ये कौन था इसके बारे में जान लेते हैं। ये चला था 1246 से लेकर 66 तक। तो ये इल्तुतमिश का ही बेटा था और ये बलबन का दामाद था, यानी कि बलबन इसका फादर इन लॉ था। तो इसने इसको गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि इसका ये दामाद था तो इसको गद्दी पर बैठा दिया इल्तुतमिश के बेटे को। इसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। और ये इसको कंट्रोल कर रहे थे बलबन ही बेसिकली। और ये जाके बाद में 1266 में मर जाते हैं। और इसके बाद जो गद्दी है, अभी तक यहाँ तक तो सत्ता बलबन ही चला रहा था, लेकिन गद्दी के पीछे रहकर। और इसके बाद क्या करेगा, 1266 के बाद बलबन अपने हाथ में सारा शासन ले लेगा। और आगे देखते हैं क्या करता है बलबन। अब हम देख लेते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। इसका शासन 1266 से लेकर 87 तक था। तो ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है स्लेव डायनेस्टी का। तो इसमें देखो बलबन 1266 में सबसे पहले गद्दी पर बैठा अपने दामाद के मौत के बाद। और इसने पावर ऑफ चालीसा दल को ख़त्म कर दिया बिल्कुल भी। इससे पहले ये इसके मेंबर थे, लेकिन राजा बनने के बाद इसी को ख़त्म कर दिया। और इसने जो क्राउन का जो भी पावर था पुराना, उसको फिर से रिस्टोर किया। और इसने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी स्टेबल भी किया। और इसके बाद इसने एक अच्छा काम ये किया कि स्पाइस को अलग अलग जगह पर अपॉइंट कर दिए। इससे ये होता था कि अलग अलग जगह इन्फॉर्मेशन इसको मिल जाता था कि कहाँ पर रिवोल्ट होने वाला है, और उसके खिलाफ ये एक्शन ले लिया करते थे। उसके बाद इसने एक जो है ना सेंट्रलाइज्ड आर्मी तैयार किया, जो बिल्कुल सेंटर से कमांड हो रहा था, सारा पावर अपने पास रखा इसने। इसके बाद इसने क्या किया, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा दीवाने अर्ज। और इसने जिले इलाही का टाइटल लिया, जिसको ये बोलते थे शैडो ऑफ गॉड, यानी कि गॉड की परछाई हम हैं और हम हैं जिले इलाही। सबसे पहले इसी ने इसका टाइटल लिया। और इसने 2-3 काम ये किया कि इसने सजदा, यानी कि राजा के सामने सजदा करना यानी कि झुकना, और पैबोस जिसको बोलते हैं किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क,
यानी कि उसके पैर को चूमना, ये सब प्रथा को शुरू किया इसने, बलवन ने। उसके बाद इसने मेवाटी राजपूत जो दोआब रीजन में था डिस्ट्रॉय किया, और यहाँ पर जितने सारे फॉरेस्ट उसको काट कर यहाँ पर जो है फोर्ट को यानी कि किला को बनाना शुरू कर दिया। तो ये देख सकते हो, ये बलवन का एक पेंटिंग है, और यहाँ पर इस तरह से आदमी को बोलते थे हमारे सामने जो है ना झुको और मेरे पैर को चूमो। अब देखते हैं 87 में बलवन के बाद क्या हुआ। बलवन के बाद बलवन के ग्रैंडसन जिसका नाम था कैकुबाद, इसको गद्दी पर बैठाने वाला था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन एक कोतवाल था दिल्ली का, इसके पास काफ़ी पॉलिटिकल पावर था बलवन के समय में। बलवन का जब लास्ट स्टेज था उस समय इसके पास पॉलिटिकल पावर था काफ़ी, तो इसी ने यहाँ पर कैकुबाद को गद्दी पर बैठा दिया। और बाद में जाकर इसी को खिलजी ने, है ना, कैकुबाद को खिलजी फैमिली ने इसको ख़त्म कर दिया, मार दिया, और बाद में जाके स्लेव डायनेस्टी को ही ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर होगा स्टार्टिंग खिलजी वंश का, यानी खिलजी डायनेस्टी का दिल्ली के थ्रोन पर, और दिल्ली की गद्दी पर यहाँ पर होगा बिगिनिंग ऑफ खिलजीज। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।